हेलो गाइस एंड वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज का रिएक्शन होगा एक और सक्सेस स्टोरी पे। और वो सक्सेस स्टोरी किसके बारे में है? वो इंडिया का मशहूर स्नैकिंग ब्रांड हल्दीराम्स। और जो वीडियो है उसका टाइटल है कि हाउ अ पुअर मारवाड़ी बॉय बिल्ट हल्दीराम्स। सो आई गेस कि हमें इस वीडियो के अंदर हल्दीराम्स को कैसे शुरू किया गया उसके बारे में कुछ जानने को मिलेगा। हाँ, कि हल्दीराम्स की एम्पायर कैसे खड़ी हुई। और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया में कोई भी ऐसा शख्स है जो हल्दीराम्स से वाकिफ नहीं है। नहीं, सिर्फ बहुत बड़ा ब्रांड सिर्फ और सिर्फ इंडिया नहीं, ये तो एक इंटरनेशनल ब्रांड है भाई। एक वक्त था कि जब यहाँ पर भी हमें हल्दीराम्स हाँ की जी, आइटम्स मिल जाया करती थी, बिल्कुल। लेकिन अब ऑफ कोर्स वो ट्रेड क्योंकि नहीं है, ट्रेड बंद है, तो अब हमें वो चीजें विया दुबई मंगवानी पड़ती हैं। अभी भी मिलती हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े मार्ट्स के ऊपर हाँ, हमें मतलब वो वो चीजें अवेलेबल हैं, इजीली पहले की अवेलेबल है। तरह नहीं ऐसे मिलती। लेकिन ये है कि बात की जाए इनके ब्रांड की तो इनकी चीजें वाकई बहुत मजे की होती हैं, खास करके इनकी जो भुजिया होती है भुजिया। वो बहुत मजेदार है। तो बहरहाल इसी तरह से डिस्कशन का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना। मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन रिदम। चले जी, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और आपने क्या करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, मगर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। मैं वैसे बहुत एक्साइटेड। साल 1919 बीकानेर की गलियों में एक 12 साल का बच्चा अपनी बुआ से भुजिया बनाना सीखता है और केवल 2 पैसे में उसे बेचना चालू करता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि यही भुजिया एक दिन हजारों करोड़ों के बिजनेस एम्पायर की नींव बनेगी और एक दिन पूरी दुनिया में बिकने वाले लाखों भुजिया पैकेट्स में उसका नाम हल्दीराम प्रिंटेड होगा। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े स्नैकिंग ब्रांड हल्दीराम्स की। हल्दीराम का जन्म 1908 में इनोवेशन केवल भुजिया की रेसिपी तक लिमिटेड नहीं था। टर्न्स आउट कि हल्दीराम सीक्रेटली एक ब्रांडिंग जीनियस भी थे। मार्केट में ऐसी कई और दुकानें थीं जो भुजिया बेचती थी, लेकिन हल्दीराम चाहते थे कि कस्टमर्स के दिमाग में उनकी भुजिया की इंपॉर्टेंस एक नॉर्मल भुजिया से कई गुना ज्यादा हो। हल्दीराम को पता था कि महाराजा दंगर सिंह बीकानेर के सबसे पॉपुलर महाराजा रहे थे और लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इसीलिए हल्दीराम ने अपनी भुजिया का नाम महाराजा दंगर सिंह के नाम पे दंगर सेव रख दिया। महाराजा के नाम से उनकी भुजिया बाकी सभी नॉर्मल भुजिया से डिफरेंशिएट हो गई और उसे एक प्रीमियम पोजीशनिंग भी मिल गई। इस नई ब्रांडिंग के साथ उन्होंने प्राइजेस भी बढ़ा दिए और कस्टमर्स ने उस प्राइस को खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया। अगले कुछ सालों में हल्दीराम ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर बिजनेस को अच्छा खासा एस्टैब्लिश कर लिया था और अब 36 साल की एज में उनकी एक वाइफ और 3 बेटे भी थे। बेहद गरीबी से उठकर आए हल्दीराम के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि तभी 1944 में उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। घर की लेडीज के बीच में रिलेशंस बिगड़ने लगे। बात इतनी बिगड़ गई कि फाइनली हल्दीराम को घर छोड़कर अलग होना पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि घर के साथ साथ हल्दीराम को बिजनेस से भी अलग कर दिया गया था। जिस बिजनेस को हल्दीराम ने अपनी जी जान लगा के बनाया था, आज उसी बिजनेस से उन्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली।
और वो रातों रात अपनी फैमिली के साथ सड़क पे आ गए। लेकिन जिम्मेदारियों के चलते उनके पास इमोशनल होने का कोई टाइम नहीं था। हल्दीराम ने जल्द से जल्द अपने आप को संभाला और काम ढूंढने लगे। एक दिन मार्केट में काम ढूंढते वक्त किसी ने उनका नाम पुकारा। जब हल्दीराम ने मुड़कर देखा तो पीछे उनका एक बचपन का दोस्त खड़ा था। उनका ये दोस्त कई सालों बाद बीकानेर लौटा था। हल्दीराम ने उसे अपनी सिचुएशन के बारे में सब कुछ बता दिया। सालों पहले हल्दीराम ने 200 रुपए देके अपने इस दोस्त की मदद की थी और फॉर्चुनेटली उसने ये एहसान भूला नहीं था। उसने उसी दिन हल्दीराम को 100 रुपए लौटा दिए और यही 100 रुपए हल्दीराम के लिए लाइफ लाइन साबित हुए। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी फैमिली के लिए एक छोटा सा घर रेंट पे लिया और फिर बिजनेस आइडियाज सोचने लगे। उनकी वाइफ चंपा देवी काफी डिलिशियस मूंग दाल बनाती थी और बीकानेर के लोगों के लिए भी मूंग दाल एक स्टेपल डिश थी। फिर क्या, उन्होंने मूंग दाल का बिजनेस करने का फैसला लिया। उन्होंने बचे हुए पैसों से मूंग दाल, स्पाइसेस और बाकी आइटम्स खरीदे और एक काम चलाओ किचन भी सेटअप कर लिया। वो दोनों अर्ली मॉर्निंग उठकर मूंग दाल प्रिपेयर करते और फिर हल्दीराम पूरे दिन मार्केट में घूम घूम कर लोकल वर्कर्स और ऑफिस गोयर्स को ये डिश बेचने लगे। कुछ ही टाइम में उन्होंने मूंग दाल के साथ अपने ओरिजिनल पैशन यानी भुजिया को भी बेचना शुरू कर दिया। हार्डवर्क, टेस्ट और क्वालिटी के चलते उनका एक लॉयल कस्टमर बेस बन गया और कुछ ही टाइम में उन्होंने एक छोटी सी शॉप को रेंट पे लेने के पैसे जमा कर लिए। शॉप खोलने के कुछ ही समय में मार्केट में बात फैल गई कि हल्दीराम और उनकी दंगर सेव अब वापस आ चुके हैं। उनकी दुकान में लोगों की लाइन लगने लगी और देखते ही देखते हल्दीराम फिर से लोकल भुजिया किंग बन गए। अगले कुछ सालों में हल्दीराम ने केवल इसी दुकान को ग्रो करने में पूरा फोकस किया। लेकिन फिर 1950s में कुछ ऐसा हुआ जो उनके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हल्दीराम अपने एक दोस्त की बेटी की शादी में कोलकाता गए थे। वहां उन्होंने सभी मेहमानों के लिए भुजिया बनाई थी और जब उन्होंने भुजिया खाने के बाद मेहमानों का रिएक्शन देखा तो वो काफी सरप्राइज थे। उन लोगों को भुजिया इतनी पसंद आ रही थी कि वो तारीफ तो कर ही रहे थे, साथ में हल्दीराम को बल्क ऑर्डर्स भी दे रहे थे। हल्दीराम को समझ आ गया था कि कोलकाता में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली इसलिए क्योंकि वहां ऐसा कोई बड़ा कंपटीशन था ही नहीं जो भुजिया बेचता हो। 1955 में हल्दीराम ने अपने छोटे बेटे रामेश्वर लाल और अपने सबसे बड़े पोते शिव किशन को कोलकाता में बिजनेस सेटअप करने को भेजा। यहाँ भी उनकी शुरुआत एक छोटे से घर और केवल 8 स्क्वायर फीट की दुकान से हुई। शुरुआत तो स्लो थी लेकिन इवेंचुअली कोलकाता में भी उनका बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ के कारण ग्रो करने लगा और देखते ही देखते वो दिन की 150 से 200 किलो भुजिया बेचने लगे। ऑल्सो बंगालीज को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने वहां के टेस्ट के हिसाब से बंगाली मिक्सचर नाम की नमकीन लॉन्च की जो काफी सक्सेसफुल हो गई। अगले 12 सालों में उनकी शॉप 8 स्क्वायर फीट से बढ़कर 25 स्क्वायर फीट की हो गई और बिजनेस भी हर साल डबल हो रहा था। एक बड़ा शहर होने के कारण कोलकाता ब्रांच का बिजनेस अब बीकानेर ब्रांच से भी बड़ा हो चुका था। 1968 तक हल्दीराम के तीनों बेटे सेटल्ड थे। उनके बड़े बेटे मूलचंद बीकानेर का बिजनेस संभालते थे। सतीदास ने फैमिली से अलग होकर इंडिपेंडेंट शॉप्स खोल ली थी और रामेश्वर लाल कोलकाता बिजनेस चला रहे थे। इसे देखते हुए हल्दीराम ने बिजनेस से सेमी रिटायरमेंट ले ली और वो केवल कभी कभी बिजनेस को सुपरवाइज करने के लिए विजिट्स करते थे। बिजनेस ऑलरेडी अच्छा खासा चल रहा था लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हल्दीराम्स की बिजनेस जर्नी में एक सुनहरा चैप्टर साबित होने वाला था। हल्दीराम के सबसे बड़े पोते शिव किशन जो अभी तक कोलकाता बिजनेस में अपने चाचा के साथ काम कर रहे थे, वो 1968 में नागपुर में हल्दीराम की ब्रांच खोलने का फैसला लेते हैं। नागपुर आके शिव किशन ने देखा कि वहां के लोग बालूशाज, गुजराती पेड़ा, मैसूर पाक और लड्डू जैसे स्वीट्स को बहुत पसंद करते थे। मतलब वहां के लोगों को स्वीट्स तो बहुत पसंद थे लेकिन अभी तक इन्हें इंडिया के बाकी हिस्सों के स्वीट्स का ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला था। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए शिव किशन ने नागपुर में भुजिया के साथ साथ अपनी फेवरेट काजू कतली भी बेचना चालू किया। स्टार्टिंग में कस्टमर उसे खरीदने में हेजिटेंट थे, इसीलिए शिव किशन अपने कस्टमर्स को फ्री सैंपल्स ऑफर करने लगे। एक बार टेस्ट करते ही लोग काजू कतली के दीवाने होने लगे और डिमांड स्काई रॉकेट कर गई। इस सक्सेस को देखते हुए शिव किशन ने मलाई लड्डू, रसगुल्ला और रस मलाई जैसे स्वीट्स भी ऑफर करना चालू कर दिए और जाने अनजाने यहीं से शुरुआत हुई थी हल्दीराम्स की इंडियन स्वीट इंडस्ट्री में सबसे बड़े प्लेयर बनने की। 1971 तक नागपुर में हल्दीराम के 2 आउटलेट्स खुल गए थे लेकिन शिव किशन यहाँ रुकना नहीं चाहते थे। एक दिन शिव किशन कीर्ति नाम के रेस्टोरेंट में गए जिसने उनकी आंखें खोल दी। वो रेस्टोरेंट केवल डोसा और लस्सी ऑफर करता था और वहाँ हमेशा कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती थी। यहीं से शिव किशन को आइडिया आया हल्दीराम्स को एक शॉप से एक रेस्टोरेंट में बदलने का। मार्केट को समझने पे उन्हें पता चला कि महाराष्ट्र में लोगों को साउथ इंडियन डिशेस जैसे डोसा और इडली बहुत पसंद है। अब
वो तो अपने रेस्टोरेंट में बीकानेर के पॉपुलर स्नैक्स जैसे समोसा और कचौड़ी ऑफर करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले उन्हें कस्टमर्स को अपने रेस्टोरेंट तक लाना था। इसीलिए उन्होंने शुरुआत उन्हीं डिशेस से करी जिनकी डिमांड थी, यानी डोसा और इडली। शिव किशन ने एक 30 सीटर रेस्टोरेंट खोला और बहुत जल्द उनके रेस्टोरेंट की सारी सीट्स ऑक्यूपाइड रहने लगी। इसे देखते हुए उन्होंने अपनी सीटिंग कैपेसिटी डबल कर दी और मेन्यू में समोसा और कचौड़ी भी ऐड कर दिया। जो कस्टमर्स डोसा और इडली खाने आते थे, शिव किशन उन्हें समोसा और कचौड़ी ट्राई करने को कहते थे, और जैसा काजू कतली के समय हुआ था सेम वैसा ही अब हुआ। एक बार कस्टमर ने समोसा कचौड़ी टेस्ट कर ली तो उनमें से ज्यादातर लोग उनके रेगुलर कंज्यूमर्स बन गए। अगले कुछ सालों में नागपुर में हल्दीराम्स के मल्टीपल आउटलेट्स खुल चुके थे और इसी के चलते हल्दीराम्स नागपुर में केवल एक भुजिया बिजनेस से बढ़कर एक इंडियन स्नैक्स, स्वीट्स और रेस्टोरेंट बिजनेस में बदल चुका था। 1975 में कोलकाता ब्रांच के रामेश्वर लाल फैमिली बिजनेस स्ट्रक्चर से अलग होके इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। एक एग्रीमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग रामेश्वर लाल वेस्ट बंगाल से बाहर बिजनेस नहीं करेंगे और मूलचंद और उनके बेटे वेस्ट बंगाल में एंट्री नहीं लेंगे। इस समय तक हल्दीराम्स की नागपुर ब्रांच बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन शिव किशन के दिमाग में इससे भी बड़े प्लान्स थे। वो एक ऐसे शहर में एक्सपेंड करना चाहते थे जो हल्दीराम्स को एक नेशनल लेवल ब्रांड बना देने वाला था, और वो शहर था भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में एक्सपैंड करने के लिए शिव किशन ने अपने छोटे भाई मनोहर लाल को चुना। मनोहर लाल तब तक बीकानेर बिजनेस में काम कर रहे थे और शिव किशन को उनमें बहुत पोटेंशियल दिख रहा था। 1982 में मनोहर लाल अपने छोटे भाई मधुसूदन के साथ दिल्ली आए और वहां देखा कि चांदनी चौक फेमस स्नैक्स वेंडर्स से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कंपटीशन कभी नहीं देखा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि कंपटीशन के साथ साथ वहां डिमांड भी बहुत ज्यादा थी। मनोहर लाल ने शिव किशन की हेल्प से अपनी शॉप के लिए जगह खरीदी और 1983 में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अगले एक साल तक दिन रात एक करके उन्होंने मार्केट में अपनी रेपुटेशन बिल्ड की और ब्रेक इवन करने लगे कि तभी उनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। 1984 के भयानक एंटी सिख राइट्स ने दिल्ली को झुलसा दिया था और इसी दौरान मनोहर लाल की वर्कशॉप और घर भी जल गया। अगले 2 महीने तक हल्दीराम्स का दिल्ली का बिजनेस जीरो पे आ चुका था, लेकिन मनोहर लाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने नागपुर और बीकानेर से फाइनेंशियल हेल्प ली और दिल्ली में एक नई 300 स्क्वायर फीट की वर्कशॉप अक्वायर की और बिजनेस को रीस्टार्ट किया। उन्होंने जो रेप्यूटेशन बिल्ड की थी वो बहुत काम आई और बिजनेस वापस पिकअप करने लगा। अगले कुछ सालों में उन्होंने न केवल अपनी करंट वर्कशॉप को एक्सपैंड किया, बल्कि एक 2000 स्क्वायर फीट की नई फैक्ट्री भी स्टैब्लिश की और नए आउटलेट्स भी खोले। बिजनेस लगातार ग्रो हो रहा था, लेकिन इन सब के बाद भी हल्दीराम्स एक मीडियम साइज्ड लोकल बिजनेस ही था। पर शिव किशन और मनोहर लाल चाहते थे कि हल्दीराम्स एक वर्ल्ड क्लास कंज्यूमर ब्रांड बने, इंडिया के हर घर के लोग उनके प्रोडक्ट्स कंज्यूम करें। उन्होंने देखा कि लिबरलाइजेशन के बाद पेप्सिको, केलॉग्स और नेस्ले जैसी ब्रांड्स ने इंडिया में कन्वीनियंस फूड्स बेचना चालू कर दिए हैं, बेसिकली पैकेज्ड और रेडी टू ईट फूड। लेकिन हल्दीराम ने यहाँ एक बहुत बड़ा गैप स्पॉट किया। ये सभी फॉरेन ब्रांड्स इंडियंस को वेस्टर्न कल्चर का पैकेज्ड फूड मार्केट करने में हजारों करोड़ों लगा रहे थे, लेकिन उस समय कोई भी ब्रांड इंडियन स्नैक्स को लॉन्ग शेल्फ लाइफ वाली पैकेजिंग में नहीं बेच रहा था। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हल्दीराम्स ने सबसे पहले अपनी बीकानेरी भुजिया और आलू भुजिया जैसे प्रोडक्ट्स को नाइट्रोजन पैकेजिंग में बेचना चालू किया, जिससे इनकी शेल्फ लाइफ कुछ दिनों से बढ़कर कुछ महीनों तक पहुंच गई। इस नई पैकेजिंग के कारण हल्दीराम्स का बिजनेस अब नागपुर या दिल्ली तक लिमिटेड नहीं था। अब लोग इंडिया के छोटे से छोटे शहर में हल्दीराम्स की भुजिया खरीद सकते थे। लॉन्च के बाद कस्टमर्स ने इन प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और इसीलिए हल्दीराम्स ने अपने पैकेज्ड फूड सेगमेंट में रसगुल्ला, सोन पापड़ी, पिकल्स, कचौड़ी और इवन भेल पूड़ी में डाइवर्सिफाई किया। देखते ही देखते हल्दीराम्स ने 400 से ज्यादा पैकेज्ड फूड आइटम्स बेचना चालू कर दिए। अलग अलग परचेजिंग पावर वाले कंज्यूमर्स को टारगेट करने के लिए इन्होंने अलग अलग पैक साइजेस में अपने प्रोडक्ट्स ऑफर किए। जैसे इनके कई प्रोडक्ट्स का छोटा पैक केवल 5 रुपए में मिल जाता है और बड़े पैक्स 200 रुपए प्लस तक जाते हैं। ऑल्सो इन्हें पता था कि स्नैक्स एक इम्पल्सिव परचेज होते हैं, इसलिए हल्दीराम्स ने कलर साइकोलॉजी का यूज करके अपनी पैकेजिंग को अट्रैक्टिव बनाया और फाइनली इंडिया के कोने कोने तक पहुंचने के लिए हल्दीराम्स ने 100 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और लाखों रिटेलर्स को ऑन बोर्ड किया। इन्हीं स्ट्रेटेजीज के चलते आज इंडिया के ऑलमोस्ट हर घर में लोग हल्दीराम के स्नैक्स खाते हैं और इवन यूएस, सिंगापुर और यूके जैसे 80 से ज्यादा देशों में हल्दीराम्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्नैक्स ब्रांड है। करीब 100 साल पहले हल्दीराम्स की शुरुआत भुजिया को 2 पैसों में बेच के हुई थी और आज उसी हल्दीराम्स ने 9000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। हल्दीराम्स की कहानी ये प्रूव करती है कि कस्टमर्स को डिलाइट करके, लगातार प्रोडक्ट्स को इनोवेट करके और समय के साथ खुद को बदल के कितना भी बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है, चाहे शुरुआत कितनी ही छोटी क्यों ना हो।
आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छी वीडियो थी यार। वीडियो तो बहुत ही कमाल की थी, और ख़ास तौर पे जिस तरह से एक वो विजुअल ग्राफिक्स के साथ इस पूरी स्टोरी को समझाया गया। स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया उन्होंने। मतलब साथ साथ उन्होंने थोड़े थोड़े वो गेटअप्स दिखाए, वीडियोस उसी तरह के उन्होंने कॉस्ट्यूम्स पहने हुए। आपको बिल्कुल वो देख के ऐसा लगा जैसे कि आप लिटरली वो बीकानेर की उन गलियों के अंदर उन्हीं लोगों के दरमियान आप वही फिर वाला रहे हैं। कल्चर उन्होंने पूरा दिखाया। बिल्कुल वो राजस्थानी कल्चर था। सो एनीवेज, अगर हम इस वीडियो की तरफ चलें तो उसके बारे में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जितनी भी सक्सेस स्टोरीज होती हैं, यूजुअली उनके टेक अवे पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो बड़े एक जैसे सिमिलर होते हैं। उनके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करें कि हमने इस स्टोरी में हमने क्या देखा। और हल्दीराम्स के हल्दीराम की स्टोरी क्या है? एग्जैक्टली और जब हम हल्दीराम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें एक 12 साल का बच्चा नजर आता है। हाँ। जो कि इस चीज़ को अपने घर से ही शुरुआत करता है और वहीं से सीखता है, और किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को इनोवेट करते करते वो बीकानेर का भुजिया किंग बन जाता है। बावजूद इस चीज़ के कि लाइफ के अंदर सेटबैक्स आते हैं, एक बना बनाया सजा सजाया कारोबार घरेलू झगड़ों की वजह से उसमें से निकालना, मतलब घर से भी निकाला गया और बिजनेस से भी टोटली बिल्कुल निकाल दिए गए। और ये वही बिजनेस था जो इस 12 साल के बच्चे ने सेट 12 साल के बच्चे ने स्टार्ट किया था। लेकिन क्या कि सिंस कुछ करने का वो विल थी ना, तो दोबारा से वहीं से स्टार्ट लिया, और मतलब उनकी जो वाइफ थी उन्होंने भी उनकी भरपूर मदद की। और काम आए उस वक्त उनके वो दोस्त जिनको बचपन में 200 रुपए उधार दिए थे, और वो इस मुश्किल के टाइम पे उन्हें मिले। ये मतलब ये लक होती है ना इंसान की। नहीं, लक भी होती है, लेकिन आप एक चीज को अपने जहन में रखिए कि अगर आप किसी से किसी टाइम पे जिंदगी में कोई नेकी करते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो नेकी आप तक वापस लौट के जाया नहीं होती। तो एनीवेज दोबारा से काम स्टार्ट करते हैं, दोबारा से भुजिया किंग बन जाते हैं। अच्छा, अब उसके अंदर क्या चीज़ है? उसके अंदर ये चीज़ है कि ना सिर्फ काम करने का तरीका जानते हैं, बल्कि इनोवेशन, अपने काम को बेहतर, बिल्कुल इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरते थे। अपनी चीज़ को बेहतर से बेहतर करना, अपनी मार्केट को स्टडी करना, अपने कंज्यूमर को स्टडी करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये आपकी सक्सेस है। और उसके बाद फिर ये आर्ट कि आप जहां पर, जिस माहौल में, जिस मार्केट में, जिस जगह पर आप कारोबार कर रहे हैं, आपने अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना है। भाई बना तो ली और बेस्ट बना ली, वहां के लोगों का जहन पढ़ना, ये सबसे बड़ी बात होती है कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनके क्या मूड है। उस हिसाब से आपकी चीज जो है ना, प्रोडक्ट करना अपनी चीज को, ये सही बिजनेस होता है। और उसके बाद आप ये देखो कि वो उन्होंने ये बताया कि फिर वो जैकपॉट लगा कोलकाता में उनका, वहां चले गए और वहां पे जाके जैकपॉट लग गया। और पहली बार उन्होंने बताया कि बल्क में ऑर्डर्स आए। अब ये कोई भी बिजनेसमैन जो कि एक छोटे पैमाने पे काम करता है, उसके लिए कितना खुशी का मौका होता है कि जब उसको पहली दफा कोई बल्क ऑर्डर मिलता है। बिल्कुल। सो एनीवेज, जाहिर है कि अगर हम हल्दीराम की बात कर रहे हैं तो उनकी नजर भी किसी ऐसी ही अपॉर्चुनिटी पे थी। बिल्कुल, ठीक है। और फिर उसके बाद ये चीज के जो आगे उनकी आने वाली नस्लें थी, उनके अंदर भी वही जाहिर है, वो बाप दादा का कारोबार था। बाप दादा का कारोबार जरूर था, लेकिन फिर उसमें सारे तो नहीं होते ना, लेकिन उनमें से चंद चोजन वर्ग ऐसे होते हैं जो स्टैंड आउट करते हैं। और फिर वो जब उस चीज को आगे लेके बढ़े तो भाई कहाँ से कहाँ, मतलब वहां से कोलकाता से उठे तो नागपुर चले गए, नागपुर से दिल्ली चले गए, और फिर दिल्ली के बाद मैं तो ये कहूंगा कि दुनिया भर में पूरी दुनिया में छा गए, दुनिया भर में। और हल्दीराम के साथ साथ जो है ना, उनके जो पोते थे शिव किशन, उनका बहुत बड़ा हाथ है हल्दीराम्स को इस मकाम पे लेकर आने का। और जब दिल्ली में सेट किया ना, वो उन्हीं के एक और भाई जी, मनमोहन, हाँ, जब दिल्ली का कारोबार सेट किया तो मनमोहन और शिव किशन दोनों ने मिलके वो काम, और मेरा ख्याल है कि हल्दीराम्स को इस जगह पर पहुंचाने में शिव किशन की निस्बत उनके जो भाई थे मनमोहन, उनका ज्यादा बड़ा हाथ है कि उसको एक ग्लोबल ब्रांड उन्होंने इस तरह से बनाया। मेरा ख्याल है, देखिए जैसे उन्होंने स्टोरी में बताया ना कि शिव किशन ने स्टार्ट किया उनके साथ कोलकाता से फिर नागपुर में इन्होंने अपनी ब्रांच खोली, और वो ये बिजनेस कोलकाता नागपुर का बहुत बड़ा हुआ। लेकिन असल में जिस इन्होंने दिल्ली चले गए और इन्होंने वहां पे, हाँ एग्जैक्टली, जब ये दिल्ली चले गए अपने भाई को बुलाया, उन्होंने दिल्ली में कारोबार सेटअप किया, और फिर वहां पे इन्होंने रेस्टोरेंट भी एक बना लिया, रेस्टोरेंट्स बनाया। देखें, बात ये ना कि बड़ा शहर होता है तो आइडियाज भी बड़े जनरेट होते हैं। उन्होंने वहां के रहन सहन के मुताबिक जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल अपने बिजनेस को किया, अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केट करना था। फिर आप ये देखें कि इतना अच्छा मुझे
मुझे ये लगा कि हम नॉर्मली इन चीज़ों को नहीं सोचते। उन्होंने इवन वो कलर थीम्स की सिलेक्शन भी की कि बाज़ लोग सिर्फ कलर्स को देख के अट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है। नाइट्रोजन पैकेजिंग की उन्होंने, और किस तरह से फिर अब अपने food पॉकेट को- टू पॉकेट वेरी करता है कि भाई आप ले सकते हैं, चीज़ नहीं ले सकते। बाइंग पावर के मुताबिक उसकी पैकेजिंग की और उसको फैला दिया पूरे मुल्क के। हाँ, तो जहाँ पे वो देखे ना कि दिनों के अंदर वो चीज़ खराब होती थी, अब फिर वो जब नाइट्रोजन पैकेजिंग में आई वो तो shelf वो life बढ़ एक्सपायरी गई ना। डेट के हिसाब से हाँ, मंथ्स में वो चली shelf गई। life बढ़ और फिर वो हल्दीराम्स का जो एक ऑर्डिनरी ब्रांड जो मतलब इलाके के अंदर अंदर था, वो पूरे भारत में फैला। बस उसको वो ग्लोबल ब्रांड बनना था ना, तो वो बिल्कुल, ग्लोबल ब्रांड बन गया। बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे बेसिकली हल्दीराम का जीनियस माइंड, उनकी मार्केटिंग करने का एक अंदाज, और फिर उसके बाद उन्हीं के आगे बच्चे, हाँ, उनके आप ये पोते। देखें, जो स्टार्टिंग में हल्दीराम ने खुद सोचा कि भाई बेसन की भुजिया सारे देते हैं तो मैं मोट की दाल की वो बना के भुजिया दूं। फिर उन्होंने देखा कि भाई वो मोटी है, सौगी है, ज्यादा टेस्ट नहीं आ रहा, तो उन्होंने उसके लिए किया। इवन टूल तक उन्होंने खुद क्रिएट किया। और यही वो अब इनोवेशन है। यही वो चीज जो है, और फिर उन्होंने राजा के नाम पे रख के उसे बेचा। हाँ, ठीक हो गया, ये उस टाइम के हिसाब से परफेक्ट था। अब जो उनके मनमोहन पोते थे, उन्होंने दिल्ली में ये वाला काम किया। अब वो सेम दादा की थिंकिंग और वो चीजें कि पैकेजिंग, उसकी प्राइस, उसको किस तरह से हम आगे भेज सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे बात यही है कि कारोबार कोई छोटा हो या बड़ा हो, थोड़े पैसे से स्टार्ट किया जाए या एकदम बल्क मनी के साथ किया जाए, दो तीन चीज़ें हर एक कारोबार को चलाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, थिंकिंग ब्रेन। दूसरा, इनोवेट करने से ना डरने वाला शख्स, बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेने वाला और बिल्कुल। उसके ऊपर फौरी तौर पे एनालाइज करके एक्शन लेने वाला शख्स कामयाब बिल्कुल, होता है। और वक्त के साथ उस चीज को जो है ना तब्दील बिल्कुल। करना, उससे डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अपने लोगों के हिसाब से अपनी चीज को प्रोडक्ट करना, ये आइडियाज आपको हों। भाई डेफिनेटली आपने जिस मार्केट के अंदर काम करना है, अगर आप उस मार्केट के मुताबिक चीज नहीं बनाएंगे तो नेचुरली आपकी वो चीज वहां पे नहीं नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट लोगों के माइंड को पढ़ सकते हैं और उनकी पसंद के मुताबिक आप चीज बनाते हैं और लोग आपसे डिलाइट होते हैं, तो फिर आप डेफिनेटली अपने बिजनेस को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। और यही चीज़ हमने हल्दीराम की सक्सेस स्टोरी में देखा भी। आई होप कि आपको हमारा ये रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।